हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल परसों मैंने एक टेस्ट 26 करवाया था, जिसमें मैंने जनगणना से, जनसंख्या प्रवास से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे आपको, और कुछ फसलों से संबंधित क्वेश्चन भी करवाए थे। फसलों में कौन कौन सी फसलों में कौन कौन प्रथम स्थान पर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक तो है चक्रवात, दूसरा है खाद्य सुरक्षा, तीसरा है ऊर्जा संसाधन। ये 3 टॉपिक से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे प्रैक्टिस सेट का ही हिस्सा है। जो मेरा प्रैक्टिस सेट है टेस्ट 26, उसमें शुरू के जो 26 क्वेश्चन है वो फसलों और जनगणना से संबंधित थे। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो चक्रवात से संबंधित है, फसल सुरक्षा से संबंधित है। तो वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जिन्होंने हमारा प्रैक्टिस सेट लिया वो टेस्ट 26 जरूर लगा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आज का, बिपरजॉय चक्रवात कहाँ आया था। बिपरजॉय चक्रवात अभी 2023 में आया था, और ये कहाँ पे आया था? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या बिहार में। तो बिपरजॉय जो चक्रवात आया था वो गुजरात में आया था। अगला है, मैथिली चक्रवात बांग्लादेश तट पर कब आया। मैथिली चक्रवात कब आया? जनवरी में। और सबसे पहले ये भी ध्यान रखो, मैथिली जो चक्रवात है वो कहाँ पर आया है? बांग्लादेश तट पर आया है। ये हमारा भारत है, और ये वाला जो स्थिति है पूरब वाला, ये बांग्लादेश का। बांग्लादेश का तट मतलब बांग्लादेश के ये जो तट आया है, यहाँ पर जितने भी देश रहेंगे, जैसे भी जितने भी राज्य रहेंगे, जैसे कि उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ये सभी को इस चक्रवात ने प्रभावित किया है। तो मैथिली चक्रवात बांग्लादेश तट पर कब आया था? नवंबर 2023 में आया है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात जो होते हैं वो कितने अक्षांश में विकसित होते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 20 से 25 या 8 से 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चक्रवात कितने अक्षांश में विकसित होते हैं? तो चक्रवात जो विकसित होते हैं वो 10 से 15 डिग्री में विकसित होते हैं। चक्रवात कितने अक्षांश में विकसित होते हैं? 10 से 15 डिग्री अक्षांश पे चक्रवात विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब आया। ये आपदा से संबंधित जो एक आपदा टॉपिक है यूनिट 3 में, उससे संबंधित क्वेश्चन है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब आया? 1977 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम आया था। कब आया? 1977 में। भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र कब बना? 2006, 2007, 2008 या 2009। तो भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र बना था 2007 में। कब बना था भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र? 2007 में बना था। अगला है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू हुआ। तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम आया था 1954 में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को कब लागू किया? 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम लागू हुआ। अगला है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में हुई। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1954 में। और बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? 1976 में। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, भारत के कौन से ज्वालामुखी हैं? बैरन द्वीप, मेडागास्कर या लक्षद्वीप। तो भारत का ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यह स्थित है बैरन द्वीप। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। एक और ज्वालामुखी है अंडमान में, नारकोंडम, जिसका नाम है नारकोंडम, याद रखिएगा। लेकिन ये प्रसुप्त अवस्था में है, मतलब इसका अभी तक बहुत समय से इसका प्रस्फुटन नहीं हुआ है। तो बैरन द्वीप कहाँ पर है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पर है? भारत में है। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। अगला है, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना 2015 में कहाँ पर हुई थी? तो भारत की जो प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली है वो देहरादून में स्थापित हुई। कब हुई? कहाँ पे हुई? 2015 में देहरादून में। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है? भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। कितने में? 4। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जोखिम क्षेत्र में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है वो अत्यधिक अधिक जोखिम क्षेत्र में आता है, मतलब बहुत अधिक जोखिम क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम भरा क्षेत्र है, तो इसलिए इसको अत्यधिक जोखिम क्षेत्र बोलते हैं। अगला है, जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? जैतापुर की बोल रहे हैं। जैतापुर कहाँ पर है? जैतापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तिल के बारे में सही कथन छाट। तिल नहीं है, ये तेल है। तेल क्षेत्र के बारे में सही कथन छाटो। असम डिगबोई में है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में निगरू है, ये भी सही है। नागालैंड में बोरहुल्ला क्षेत्र है, ये भी सही है। ये सभी तेल क्षेत्र है। ये भी पूछ सकते हैं, जो बोरहुल्ला क्षेत्र है तेल का, वो कहाँ पर है? तो नागालैंड में है। तो ये सभी तेल के बारे में फैक्ट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, रीवा अल्ट्रा जो सोलर प्लांट है हमारे मध्य प्रदेश से 750 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये दिल्ली मेट्रो को कितनी प्रतिशत ऊर्जा देता है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट है कहाँ पर अपनी ऊर्जा को देता है, किस मेट्रो में देता है। तो याद रखना ये दिल्ली मेट्रो को देता है और कितनी प्रतिशत देता है, 24% देता है। रीवा अल्ट्रा प्लांट दिल्ली मेट्रो को कितने प्रतिशत ऊर्जा देता है, 24% ऊर्जा देता है। अगला है, बीना रेलवे स्टेशन पर कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है। तो बीना जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 1.7 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगा है। बीना पर कितने का लगा है, कितने मेगावाट का, 1.7 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगा है। कुकड़ू पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। कुकड़ू पवन ऊर्जा केंद्र बैतूल में है। कहाँ है, बैतूल में। ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है। ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा का प्रतिशत है 56.8%। कुल जो हमारे भारत में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें तापीय ऊर्जा जो कि हमें कोयला, पेट्रोलियम, जो ऊर्जा संसाधन जो होते हैं परंपरागत उनसे प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा इन्हीं से प्राप्त होती है तापीय ऊर्जा से। इसका परसेंटेज कितना है, 56.80% है। आगर सोलर प्लांट कितने मेगावाट का है। आगर सोलर प्लांट जो है वो है 550 मेगावाट का। जो आगर मालवा में है, आगर मालवा जो कि शाजापुर से अलग होकर। कमेंट करके बताइए कि आगर मालवा का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश में आगर मालवा का गठन कब हुआ था, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगर मालवा का गठन कब हुआ था, ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और आगर सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है, 550 मेगावाट है। अगला है, शाजापुर सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है। शाजापुर सोलर प्लांट की क्षमता है 450 मेगावाट। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, ऊर्जा उत्पादन में कौन सा क्या सही है बताइए। कोयले से जो उत्पादन होता है ऊर्जा में कोयला कितना प्रतिशत योगदान देता है, 49% सबसे ज़्यादा देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्राकृतिक गैस कितना योगदान देता है, 5.2%, ये भी सही है। खनिज तेल कितना देता है, 0.1%। तो ये सभी सही है, तीनों ही फैक्ट आपको याद रखना। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, मैंने पूरा कोशिश की है करंट का जितना डाटा है यहाँ पर डालने की। हर एक टॉपिक बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन को इसमें समावेश किया है जो मतलब जहाँ से प्रश्न आना ही है। 11,500 प्लस MCQ का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों ही उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी ओनली 499 की है। एक साथ आपको पूरे MCQ यूनिट वाइज मिल जाएंगे। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज ये MCQ हैं। हर एक टॉपिक से संबंधित आपको इसमें प्रश्न मिलते हैं। और करंट अफेयर्स के भी करीब 1200-1300 प्रश्न हैं। और यूनिट 6 के 1500-1600 MCQ हैं। यूनिट 1 के 1300-1400 MCQ हैं। यूनिट 5 के करीब 1300-1400 MCQ हैं। इस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। यहाँ से करीब 80 से 85% डायरेक्ट क्वेश्चन आने के मिनिमम चार्ज है। ज़्यादा तो कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर इम्पोर्टेंट डाटा, चाहे बजट हो, कोई भी हो, सब कुछ यहाँ पे कवर किया है। अगला है, गैर जीवाश्म ईंधन है। ऊपर हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा। गैर जीवाश्म ईंधन है, उनसे हमें कितने क्या प्रतिशत ऊर्जा मिलती है, उनका क्या प्रतिशत है। तो जलीय ऊर्जा से कितना मिलता है, 11.2%, बिल्कुल सही है। परमाणु ऊर्जा से कितना मिलता है, 1.6%, ये भी सही है। सौर ऊर्जा से कितना मिलता है, 16.02%, ये भी सही है। सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जो डाटा है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला है, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर है। भारतीय उद्यमशीलता जो संस्थान है गुवाहाटी में है। एक उद्यम संस्थान है वो अहमदाबाद में है, लेकिन ये उद्यमशीलता है ये गुवाहाटी में। पवन ऊर्जा जब प्राप्त करते हैं हम, पवनों द्वारा जब ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो पवन की जो गति होती है वो कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 4 से 12 मीटर पर सेकेंड रखी जाती है। पवन ऊर्जा में पवन की गति कितनी रहती है, 4 से 12 मीटर पर सेकेंड रहती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की कितनी क्षमता है, 8000 मेगावाट है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता कितनी है, 8000 मेगावाट। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा में कितने मीटर ज्वार की आवश्यकता होती है। ज्वारीय ऊर्जा में 5 मीटर से ऊंची ज्वार की आवश्यकता होती है। ज्वारीय ऊर्जा में कितने मीटर ज्वार उठते हैं, तो 5 मीटर से ऊंचे ज्वार उठते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा 7000 मेगावाट क्षमता की कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता कहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा
ज्वार द्वारा ऊर्जा, जो ज्वार समुद्रों द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ज्वार भाटा उठते हैं समुद्र में, बहाव जो उठते हैं, उससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, किस राज्य को प्राप्त होती है? गुजरात को प्राप्त होती है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कच्छ क्षेत्र में कितनी क्षमता की पवन ऊर्जा इकाई है? कच्छ में कितनी क्षमता की है? 1100 मेगावाट की है। कच्छ में कहीं पर ही पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 1100 मेगावाट की होती है। पवन ऊर्जा में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखो, पवन ऊर्जा में तमिलनाडु प्रथम है और ज्वारीय ऊर्जा में गुजरात प्रथम है। ये दोनों फैक्ट याद रखना। पवन ऊर्जा में कौन प्रथम है? तमिलनाडु, और ज्वारीय ऊर्जा में गुजरात प्रथम है। 31 मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? 42 गीगावाट है 31 मार्च 2023 तक। अगला है सौर तालाब परियोजना कहाँ पर स्थापित हुई है? भुज में हुई है। गुजरात का जो भुज है, जहाँ पे एक बार भूकंप आया था, वहीं पर ही सौर तालाब परियोजना स्थापित हुई है। 2030 तक कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन का लक्ष्य गैर परंपरागत स्रोतों से रखा गया है? 40% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य गैर परंपरागत स्रोतों से होगा, ये लक्ष्य रखा है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है या अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो यहाँ पे करा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे ग्रुप की टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी मेरी आकांक्षा शर्मा के नाम से है, या अक्स 90.0 पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला है, भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है? अक्षय ऊर्जा भारत में कितने प्रतिशत होती है? 151 गीगावाट। भारत में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 151 गीगावाट है भारत में। अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होती है, मतलब नष्ट नहीं होती है। अंत्योदय अन्न योजना में कितने किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो खाद्यान्न जो भी गरीब लोग रहते हैं उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस भी बोला जाता है, इसका आरंभ कब हुआ था? सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में आई थी। 1957 से इसको आरंभ कर दिया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया। केंद्रीय भंडारण निगम 2011-12 में कितने निदेशक हैं? तब जो बेस ईयर देखा जाता है उसमें कितने निदेशक थे? तो 14 निदेशक थे केंद्रीय भंडारण निगम 2011-12 में। भारत में राशन की शुरुआत कब से हुई थी? राशन देने की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1940 में राशन देने की शुरुआत मानी जाती है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का शोरूम कौन है? मतलब कौन इसका टारगेट डिसाइड करता है कि इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा फसलों का? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का शोरूम है या उसको डिसाइड करता है। खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना, ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। रोम इसमें इसका मुख्यालय है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। आपको बताना है नीचे दिए गए में कौन से कथन सही हैं। पहला है, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडार है। बिल्कुल सही है पहला। न्यूनतम समर्थन कीमतों के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल की पहले से ही कीमत घोषित कर दी जाती है। ये भी सही है। तो ये दोनों ही इसके कथन सही हो जाएंगे। तो ए और दो इसका सही हो जाएगा। अगला है, निर्गम कीमत, जिसको इशू प्राइस भी बोला जाता है, का क्या अभिप्राय होता है निर्गम कीमत का?
तो इस समाज के गरीब तबकों को बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण, समाज के गरीब तबकों को बाज़ार कीमत पर अनाज का वितरण, या सभी लोगों को बाज़ार कीमत से अनाज का वितरण, या समृद्ध लोगों को बाज़ार कीमत से कम पर अनाज का वितरण। तो इसका मतलब होता है निर्गम का कि जो एफसीआई है वो समाज के गरीब तबके जो रहते हैं उसको बाज़ार से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। अगला है राशन कार्ड के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही होगा। अंत्योदय कार्ड किन लोगों के लिए होता है? जो निर्धन में भी निर्धन है, मतलब जो गरीब से भी गरीब है। अंत्योदय मतलब जो सबसे लास्ट में पूरे जो कोई भी क्षेत्र है उसमें सबसे लास्ट पंक्ति पे जो खड़े हैं उसको अंत्योदय बोलते हैं। बीपीएल कार्ड के लोगों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए बिल्कुल सही है। अंत्योदय कार्ड उनके लिए है जो निर्धन से भी मतलब अति गरीब की स्थिति में आते हैं, और जो गरीब की स्थिति में आते हैं वो बीपीएल कार्ड बनवाते हैं। और जो एपीएल होता है वो अन्य लोगों के लिए होता है। जो एपीएल कार्ड होता है वो किसके लिए होता है? अन्य लोगों के लिए होता है। तो ये दोनों ही ये तीनों ही फैक्ट इसके सही हो जाएंगे। इसको जो एपीएल होता है उसको बोलते हैं अबाव पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा से ऊपर है उसको एपीएल बोलते हैं। तो ये सभी फैक्ट इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। इसमें अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आपको दो पीडीएफ दी जाती हैं, साथ में एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। और अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो हार्ड कॉपी में भी आपको 2 बुकलेट दी जाती हैं और साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो थ्योरी नोट्स हैं, ये थ्योरी नोट्स हैं हमारे बहुत ही इजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है। इनको फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित चित्रात्मक मानचित्र शैली का प्रयोग करते हुए इनको तैयार किया गया है और हस्त निर्मित है ये। तो आप इनको भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है। इसको पढ़ के ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तो आप थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मंगा सकते हैं या आप अकेले एमसीक्यू मंगवा सकते हैं। ये हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप देते हैं जहाँ पर आपकी ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है और ऑफलाइन आपके घर पे आपके नोट्स पहुँचते हैं। ऐसा ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स का है, यहाँ पे करंट अफेयर्स और बहुत सारे फैक्ट की तैयारी करवाई जाती है और प्रैक्टिस सेट के साथ भी आपको एक ग्रुप मिलता है। तो अगर आप ये हमारे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है, आप डेली मैं प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन करा रही हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा शुरू की गई विभिन्न योजना और उनके संबंध में जो लक्षित समूह हैं उसमें कौन सा सम्मिलित है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी लोगों के लिए है, बिल्कुल सही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धनों में सबसे निर्धन है, ये भी सही है। अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में सबसे निर्धन है, इनके लिए सही है। तो ये तीनों तो सही हो जाएंगे। चौथा है अन्नपूर्णा योजना पिछड़े ब्लॉक, ये बिल्कुल गलत है, सभी के लिए है। तो ऊपर का जो तीनों है ए बी सी इसमें सही हो जाएगा, सी वाला। अगला है, भले ही बाजार में सामान की कीमत अधिक हो, किसान किसको अपना सामान देना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर है भारतीय खाद्य निगम। क्यों? क्योंकि ये भारतीय खाद्य निगम जो है, एफसीआई जो है, वो थोक में लेता है खाद्यान्न, इसलिए किसान इनको ही देना पसंद करते हैं। अगला है, पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1992 में कब हुई थी? मतलब जो पुनर्निर्मित सार्वजनिक प्रणाली है, पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो कब आरंभ हुई थी? तो वो जून 1992 में आरंभ हुई थी। पुनर्निर्मित सामाजिक प्रणाली याद रखिएगा, पुनर्निर्मित सामाजिक प्रणाली कब आरंभ हुई थी? जून 1992 में। अगला है, जून 1997 में शुरू किया कौन सी योजना शुरू की गई थी जिसका लाभ परिवार को लाभ के लिए किया गया था, जिसका मतलब उद्देश्य था पूरे परिवार को ही लाभ मिले? तो लक्षित सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है वो तो एक विशेष लक्ष्य को टारगेट करके बनाई गई थी, लेकिन पूरे परिवार के लिए जो लाभ के लिए बनाई गई थी वो लक्ष्य सार्वजनिक निर्देश प्रणाली बनाई गई थी। अगला है, भारत का कौन सा राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी ग्रसित हैं। अगला है, टीपीडीएस के तहत जो सभी राशन कार्ड धारकों हैं उनको एपीएल व बीपीएल अलग अलग कर दिया है। तो इसमें एपीएल का विस्तार क्या है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अबाव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर। तो इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? गरीबी रेखा से ऊपर। और बीपीएल का क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। और एपीएल का अबाव पॉवर्टी लाइन।
अगला है बीपीएल परिवारों को एपीएल परिवारों की तुलना में कितनी कीमत पर खाद्यान्न और मिट्टी का तेल मिलता है? तो आधी। एपीएल से आधी कीमत पर बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न मिलता है। अनाज खरीद की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय खाद्य निगम की है अनाज खरीदने की मुख्य जिम्मेदारी। अगला है खरीद डैश पर की जाती है। खरीद जो की जाती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है एमएसपी, उस पर की जाती है खरीदारी। अगला क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी लेना चाहें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है रेस्टोरेंट में जो खाना खरीदा जाता है वहाँ पर इसकी आपूर्ति के लिए जो खाद्यान्न है वो किसके द्वारा पहुँचाए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुई थी? 2000 में अप्रैल में इसकी आरंभ ये हुई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में क्या सही नहीं है? पीडीएस घटिया अनाज बेचते हैं, ये सही नहीं है। ये राशन की दुकानों पे गुणवत्ता वाले ख़राब अनाज की दुकानें हैं। ये राशन की कीमतें अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज पर थोड़ी अधिक कीमत पर है, तो ये अधिक कीमत पे नहीं होती हैं, ये कम ही कीमत पर होती हैं। तो ये राशन की दुकानें अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक कीमत पर हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति माह कितना अनाज दिया जाता है? 35 किलो अनाज दिया जाता है। पीला कार्ड किसके लिए जारी किया जाता है? जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं बीपीएल, उनको पीला कार्ड जारी किया जाता है। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष टिकट किसने जारी किए थे? इंदिरा गांधी जी ने जारी किए थे। सबसे जो विनाशकारी अकाल आया था बंगाल में, वो कब आया था? 1943 में आया था। राशन दुकानों का वैकल्पिक नाम क्या है? उचित मूल्य की दुकानें राशन दुकानों को ये एक इसका वैकल्पिक नाम है। अगला है, हाल ही में झारखंड के किस स्थानों पर भूख से मौत देखी गई थी? धनबाद में भूख से मौत देखी गई थी। फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से एमपीपीएससी प्रश्न उठाता है, जिन टॉपिक जिस प्रकार से देते हैं, मैंने उसी प्रकार से जहां से भी कोई भी प्रश्न मिल सकता है जो इन टॉपिक से संबंधित है और उसका एमसीक्यू बन सकता है, वो सभी यहाँ पे कवर किए गए हैं। इसी प्रकार से हर यूनिट के टॉपिक कवर हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट अगर आप हार्ड कॉपी में नहीं मंगा सकते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी में जो मेन टेस्ट है आप उनको ज़रूर लगाइएगा। सॉफ्ट कॉपी का चार्ज ओनली 499 है। आप उसको लेकर मेन टेस्ट आप ज़रूर रोज़ एक टेस्ट भी लगाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? अंत्योदय जो अन्न योजना है वो 2000 में आरंभ हुई थी। मई 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना आरंभ हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 2000 में। किस राज्य में 54% जो राशन दुकानें हैं वो सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती हैं? तमिलनाडु में चलाई जाती हैं। सहकारी समिति 1997 से बनना आरंभ हुई थी और 2002 में इसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जितनी भी सहकारी समिति है उनको आरटीआई के दायरे में लाया गया है। ये मैंने परसों ही करंट अफेयर्स के वीडियो में पढ़ाया था। भारत में राशन प्रणाली किस दशक में शुरू की गई थी? 1940 के दशक में राशन प्रणाली आरंभ की गई थी। बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार किस कीमत पर अनाज खरीदती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर। कल मैं यूनिट 1 का बहुत शानदार टॉपिक कराऊंगी, तो कल का वीडियो जरूर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। थ्योरी रहेगा और हमारा जो थ्योरी नोट्स है यूनिट 1 का उसमें से ही कराऊंगी। बहुत सरल तरीके से वो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। उस गैर सरकारी संगठन का नाम बताओ जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना की और सुविधा दी। तो उसका नाम है, ये एनजीओ है एक, विकास विज्ञान अकेडमी महाराष्ट्र। ये अलग अलग क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करता है जहाँ ताकि कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में अगर अनाज की कमी आए तो वहाँ पर ये प्रोवाइड करा सके। कौन सा तर्क इस विचार का समर्थन नहीं करता कि खाद्यान्न के बफर स्टॉक का उच्च स्तर बहुत अवांछनीय है? तो खाद्यान्न का उचित एवं सर्वोत्तम रखरखाव ये अवांछनीय को नहीं करेगा, क्योंकि तो वांछनीय रहेगा बफर स्टॉक। तो चौथा ही इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में एफसीआई के पास खाद्यान्न भंडार सबसे अधिक था? 2002 में एफसीआई के पास खाद्यान्न भंडार सर्वाधिक था। भारत में सबसे विनाशकारी अकाल 1943 में कहाँ पे आया था? बंगाल में आया था। अगला है, किस वर्ष में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में 200 मिलियन टन प्रति वर्ष का आंकड़ा पार कर लिया था? कौन सा वर्ष ऐसा आया था जब भारत ने इसका आंकड़ा पार कर लिया था? 2015-16 में 200 मिलियन टन से ज़्यादा
खाद्यान्न हो गया था। कब हो गया था? 2015-16 में। अगला है, कौन सी योजना सभी क्षेत्रों के गरीबों के लिए आरंभ की गई थी? जो TPDS है वो सभी क्षेत्रों के गरीबों के लिए आरंभ की गई थी। अगला है, दीर्घकालिक भूख से क्या तात्पर्य है? कम आय, ये भी सही है। भोजन की अपर्याप्त मात्रा, ये भी सही है। अपर्याप्त गुणवत्ता, ये भी सही है। ये सभी इसके सही हो जाएंगे दीर्घकालिक भूख से तात्पर्य में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। इनको 1 से 2 बार आप लगाएंगे तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट में जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो आपको कराती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।